नमस्कार सभी बच्चों को। बढ़िया, आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एट एनी जनरल पॉइंट या आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। ये तीनों डेरिवेशन हम लोगों ने पीछे कवर कर दिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो कंसेप्ट और हैं सिलेबस में बेटे। एक तो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हम लोग दोनों पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एक तो है टॉर्क ऑन डाइपोल और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो दो टॉपिक और हैं, तो आज ये टॉपिक कवर कर लेते हैं बेटे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले तो टॉर्क किसे कहते हैं? देखो, टॉर्क जो है बेटे ये हम लोग 11th क्लास में बहुत बारीकी से पढ़ करके आते हैं। टॉर्क इट इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और बॉडी बिल्कुल सीधा मूव कर जाए, ट्रांसलेटरी मोशन शो कर दे, सीधा चले, तो वो है फोर्स अप्लाइड। और आपने फोर्स अप्लाई करी और बॉडी रोटेशन के अंदर आ गई, तो इसका मतलब है ये कंसेप्ट टॉर्क का है। आपकी फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट हुआ था। जैसे दरवाजा है, कब्जे लगे होते हैं साहब, और आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, दरवाजा गोल घूम जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द टॉर्क अप्लाइड, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट के अंदर भी क्या होगा कि हम डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना, तो उस पर टॉर्क लगेगा, वो अपनी पोजीशन से रोटेट हो जाता है। और ये जो कंसेप्ट है बेटे जो हम लोग यहां पर पढ़ करके जा रहे हैं, ये आगे जाके कैपेसिटर्स में यूज होना है, कैपेसिटर्स में, ठीक है ना। टॉर्क ऑन डाइपोल सबसे बेस्ट कंसेप्ट जो इसका यूज है ना इस टॉपिक का, वो कैपेसिटर्स के अंदर ही है। आ जाओ स्टार्ट कर लें। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान ले बेटे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी समझते हो, जब हम रिप्रेजेंटेशन में देते हैं तो लाइंस के बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है ना। और पहली बात, ये जनरेट कौन करता है साहब? सोर्स कौन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो जब मैंने आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ कराई थी तब वहां पे लिखवा दिया था कि शीट सोर्स होती है, शीट। लेकिन हम लोग रियल लाइफ में जब इसको जनरेट करते हैं ना यूनिफॉर्म को, तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जनरेट करते हैं बेटे, ठीक है। कैपेसिटर कुछ ये कंसेप्ट होगा, दो प्लेट, एक प्लस चार्ज कर देंगे एक को और एक को माइनस चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो यही जनरेट होती है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर डाइपोल को रख दो, ठीक है। मान ले बेटे ये कोई डाइपोल रख दिया मैंने इसके अंदर, और डाइपोल किसी एक एंगल पर कंसीडर कर लेते हैं। ये एक डाइपोल रख दिया साहब, क्लियर है। यहां पर ले लेता हूं, लेट कर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल रख दिया एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा। बच्चा बोला थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा तू ध्यान से देख, माइनस है ये प्लस है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस साइड हो गया, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया P, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कंसीडर करी है वो इस साइड है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? P और E के बीच का, P और E के बीच का, ठीक है। तो ये कोई डाइपोल है, ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये डाइपोल ना बेटे जब आप कैपेसिटर्स के अंदर पढ़ोगे ना, कंडेंसर कैपेसिटर के अंदर, देखो कैपेसिटर का कॉमन नाम कंडेंसर होता है, कंडेंसर हर बच्चा जानता है। तो जब कंडेंसर बनाए जाते हैं तो जो कंडेंसर की दो प्लेट्स होती हैं उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है साहब? आप कंडक्टर को और सेमीकंडक्टर को छोड़ दो, दुनिया में जितना भी इंसुलेटर बचा है वो सब डाइलेक्ट्रिक है। लकड़ी है, ग्लास है, रबड़ है, ठीक है ना, ये क्या नाम है, पत्थर है, ठीक है, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। और कैपेसिटर्स के बीच में यही चीज भरी जाती है। तो जब आप मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई क्या नाम है लकड़ी भरती, मान लो लकड़ी, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाइपोल्स हैं उसके, फिलहाल मैं एक का कंसेप्ट पढ़ूंगा। तो जैसे आप इन दो प्लेट्स के बीच में लकड़ी भरोगे
क्योंकि बेटे प्लस माइनस की प्लेट है, हवा में नहीं रोक सकते, ये तो चिपक जाएंगे। तो इनके बीच में लकड़ी भरी होती है, फिर इनको उस लकड़ी के चिपक जाती है। तो जैसे आप कंडेंसर को चार्ज करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगी तो जो अंदर लकड़ी भरी हुई है, जो उसके डायपोल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। तो फिलहाल आज ही क्लास में हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं और फिर इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर लेंगे जब डायलैक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। जब डायलैक्ट्रिक्स पढ़ेंगे टॉपिक जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिगर के अंदर फिलहाल एक डायपोल रखा है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी एक एंगल थीटा पर, किसी एक एंगल थीटा पर। ठीक है साहब, अब ये जो डायपोल है बेटे ये फ्री टू रोटेट है। देखो 11th क्लास में मैंने आपको बहुत बारीकी से फ्री टू रोटेट का कंसेप्ट समझा रखा है। अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होती है तो हमेशा उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है जो उसके सेंटर मास से पास होती है। जैसे दरवाजा है, दरवाजा आपने देखा एक जगह एक साइड से हिंज है, कब्जे लगे होते हैं। आप दरवाजे पे कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करो, कहीं पर भी दरवाजा उसी एक्सिस के अलोंग घूमेगा, ये कंपलसरी है क्योंकि वो एक जगह से हिंज है, वो फिक्स कर रखा है। कहीं फोर्स अप्लाई हो घूमेगा उसी एक्सिस के अलोंग जहां कब्जे लगे हुए हैं सब, वो फ्री टू रोटेट नहीं है। लेकिन जब कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होती है वो हमेशा उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है जो उसके सेंटर मास से पास करती है। अब जैसे ये पेन ही है, ये पेन है और इस पेन को अगर मैं टेबल के ऊपर ऐसे रख के और इसके एक साइड से फोर्स अप्लाई कर दूं तो ये अपने सेंटर मास के अलोंग ऐसे रोटेट कर जाएगा। बात समझ में आई है? तो जब कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होती है तो हमेशा उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है जो उसके सेंटर मास से पास होती है। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। तो तेरे सामने जो डायपोल रखा है ये कैसे रोटेट करेगा? ये सेंटर मास से जो एक्सिस पास होगी, सेंटर मास इसका यहां पर होगा बीचों बीच। ठीक है ना? तो पहला कंसेप्ट तो ये है। चाहो तो आप पेज पर हिंदी में लिख सकते हो, ऊपर यहां ये हेडिंग डलेगी ना, उस पेज के ऊपर मतलब जो थोड़ी जगह होती है वहां पे लिख लो। अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होती है तो हमेशा उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है जो उसके सेंटर मास से पास होती है, सेंटर मास से पास होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज बेटे वैसे आप लोग जानते हो, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं, टॉर्क लिखना। टॉर्क का याद है सभी को फॉर्मूला? टॉर्क टॉर्क कैसे लिखते थे सर? टॉर्क लिखने के आपने 11th में 2 मेथड बता रखे हैं। एक तो फोर्स को एक्स्ट्रा प्लॉट करके और दूसरा होता था फोर्स को रिजॉल्व करके। 2 तरीके से टॉर्क लिखा जाता है। आज मुझे टॉर्क ही पढ़ना है, मैं दोनों ही मेथड आपको करा दूंगा, एक्स्ट्रा प्लॉट भी कराऊंगा और रिजोल्यूशन से भी करा दूंगा। तो याद करा देते हैं व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क बच्चा लिखता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो 2 फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रही हैं उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? जैसे एक बात कंसेप्ट को समझना पहले। मान ले बेटे ये कोई बॉडी है, बात को समझने की कोशिश करना, ये कोई बॉडी है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हो तो आपने एक फोर्स इस बॉडी के ऊपर इस साइड अप्लाई कर दी, लेट फोर्स F, और एक फोर्स इस साइड अप्लाई कर दी, ये F है। इसको हम लोग कपल भी बोलते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है, एंटी पैरेलल है। हाँ साहब, ये कपल जनरेट हो गया। कपल है तो टॉर्क लगेगा। बच्चा बोला कंसेप्ट क्या समझाना चाहते हो? बात को पकड़ना, फिर इस चीज को ना अपने टॉपिक से लिंक करेंगे, यहां से काफी अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा। ये कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो कौन सी एक्सिस के अलोंग रोटेट होगी साहब? जो सेंटर मास से पास होगी। ये जो मेरा पेन है, ये जो मैंने पेन पास किया है, ये एक्सिस है। आज ये ऐसे रखी हुई है तो ऐसे घूम जाएगी, इस हिसाब से। बच्चा बोला टॉर्क लिख के दिखाओ। इधर देखो, मैं इस बॉडी के ऊपर पॉइंट ले लेता हूं, लेट कर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसकी जो लेंथ है वो एल है। मैंने टॉर्क लिखा, टॉर्क लिखा, मान लो बी के अलोंग लिखता हूं बेटे, टॉर्क अलोंग बी, बी पॉइंट के अलोंग टॉर्क लिखता हूं।
तो टॉर्क आप लोग जानते हो आर क्रॉस एफ लिखा जाता है, आर क्रॉस एफ। अब तू बी पॉइंट के अलोंग जब टॉर्क लिखेगा तो ये वाली जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से क्रॉस होती है, तो ये तो टॉर्क अप्लाई करेगी नहीं। अब रहेगी ये वाली फोर्स, इसका जो डिस्टेंस ये देखा जाएगा इसके इस पॉइंट से इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो फोर्स का परपेंडिकुलर एल है, तो इसका तो टॉर्क हो गया जीरो। वो जीरो कैसे हुआ कि सर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो था, प्लस इसका हो गया एफ इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है साहब। एक बच्चा बोला सर मैं टॉर्क लिखूंगा ए पॉइंट के अलोंग लिखूंगा, बॉडी वही है, ए के अलोंग लिखता हूं, ए के अलोंग लिखा, ये वाली फोर्स इसी पॉइंट से क्रॉस करती है तो इसका टॉर्क जीरो हो गया, तो ये हो गया फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो था, प्लस इस वाली फोर्स का परपेंडिकुलर एल बना, तो बच्चा बोला एफ इंटू एल, एफ इंटू एल। तो चाहे मैंने पॉइंट ए के अलोंग लिया है चाहे बी के अलोंग लिया है, टॉर्क की वैल्यू तो ध्यान से देख एफ इंटू एल आई है। बच्चा बोला सर मैं पॉइंट कोई और ले लूं ए और बी के अलावा, हाँ आप कोई जनरल पॉइंट उठा लो, लेट कर ये पॉइंट मैंने सी ले लिया, ये रहा सी। अगर ये डिस्टेंस x है तो ऊपर कितना बच गया l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। बोलियो साहब टॉर्क अलोंग सी लिख, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के अलोंग लिखता है तो फोर्स ये एक फोर्स ये है एक ये है, ये फोर्स और परपेंडिकुलर है l माइनस एक्स, तो f इंटू में l माइनस एक्स, प्लस इसका लिखेगा तो f इंटू में x, परपेंडिकुलर क्या है x है, सॉल्व कर इसको तो f इंटू एल माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स, आंसर सॉल्व होकर क्या है एफ एल। एक बच्चा चुपचाप बैठा सोचता रहा कि सर आपने ये सम क्यों कर दिया, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। तो जो अच्छा बच्चा है वो जानता है कि ये टॉर्क है, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से आंसर आता है, डायरेक्शन आती है इसकी राइट हैंड थंब रूल से, आपको आती है फिर भी एक बार मैं याद दिला रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल में आपको जुगाड़ रूल बता के चला था 11th में, ये सीधा हाथ, क्लियर है। जो क्वांटिटी पहले लिखी जाती है उसकी तरफ ये उंगली, ये वाली डायरेक्शन, ये दूसरी क्वांटिटी की तरफ हथेली, जिधर अंगूठा होगा उधर टॉर्क होगा। नियम तो है कि उंगलियों को कर्ल करिए इस हिसाब से, लेकिन कर्ल करने की जरूरत नहीं होती, सीधा ये नियम अप्लाई करिए। कैसे, ध्यान से सुनिए। टाउ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बेटे, टाउ होता है आर क्रॉस एफ, आप सभी जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, आर पोजीशन वेक्टर है साहब। ध्यान से सुनियो मेरी बात को, सी के अलोंग समझा देता हूं, अपने आप समझ जाओगे सारे। सी के अलोंग देख, ये मेरी फोर्स है, ठीक है साहब, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, तो ये मेरा आर बन गया। आर किस साइड है, ऊपर की तरफ, व्हेन अ वेक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस, तो आर किधर है, ऊपर की तरफ, पहले आर लिखा जाता है, तो आर की तरफ ये उंगलियां, ये जो टिप है ये, और एफ को हथेली दिखानी है, आर ऊपर है एफ उस साइड है, क्लियर है। हथेली दिखाता हूं तो जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ आया है, इनवर्ड, मतलब इस वाली फोर्स का जो टॉर्क आया है बेटे वो इनवर्ड आया है, ठीक है साहब, क्रॉस का साइन इनवर्ड। अब इस वाली फोर्स का चेक करना, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा तो नीचे की तरफ ये आएगा, तो ये आर हो गया, ये एफ हो गया, आर की तरफ ये पॉइंट और एफ को हथेली, देखिए अंगूठा फिर इनवर्ड हो गया अंदर की तरफ, तो क्या ये भी इनवर्ड है, हाँ साहब। क्या दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क इनवर्ड लग रहा है, हाँ इनवर्ड लगता है, और टॉर्क दुनिया जानती है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका सेंटर ऑफ मास पे होगी, क्या वो ऐड हो जाएंगे दोनों वेक्टर, हाँ, तो ये दैट्स वाई ये दोनों का सम किया गया है, दैट्स वाई दोनों का सम किया गया। आंसर कितना है, एफ इंटू एल। एक बच्चा बोला सर टॉपिक तो वो था, आपने ये क्या समझा दिया बीच में। देखो इस इलस्ट्रेशन से, इस कंसेप्ट से मैं आपको बस एक बात समझाना चाहता हूं, क्या कि बॉडी के किसी भी पॉइंट को बेस मान करके टॉर्क लिख दीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं तुझे डायरेक्टली डेरिवेशन कराऊं, ये फॉर्मूला लगाऊं, आंसर लिखवा दूं, सही है साहब। एक कंसेप्ट है जनरलाइज टॉर्क लिखना, यार मेरे को 11th में इतनी मेहनत करिए, मेरे को टॉर्क लिखना आना चाहिए, किसी भी पॉइंट को बेस मान करके टॉर्क लिख देना, सेम आंसर दे करके जाएगा। जैसे 3 पॉइंट लिए ए बी सी, ए यहां ले लेता हूं, बी वहां ले लूंगा, सी कहीं और ले लूंगा, आप टॉर्क लिख लेना इसी तरीके से, सेम आंसर आएगा साहब।
सेम आंसर। लेकिन हम लोग सीबीएसई में ज्यादा डेरिवेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो आप चाहो तो इसको कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे आपने 11th के रजिस्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आ जा। मैंने एक साफ डाइपोल लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है साहब। उस डाइपोल के पास दो चार्ज थे। जैसे वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया तो चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, तो कॉमन सेंस है डाइपोल पे फोर्स आएगी। दो चार्ज है, दोनों पर फोर्स अप्लाई कर दी साहब। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, इसके ऊपर, तो जो फोर्स की और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, यूनिफॉर्म फील्ड है, दैट्स व्हाई फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई बेटे, और फोर्स कितनी हो गई, चार्ज अपना और फील्ड दूसरे की। यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी है, दैट्स व्हाई हर पॉइंट पर सेम होगी, तो इस जगह पर भी ई होगी, इस जगह पर क्या होगी, ई। तो फोर्स हो गया Q इंटू ई। क्लियर है। अच्छा, जब इसके पॉइंट के ऊपर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। बच्चा बोला अपोजिट क्यों है साहब, ये कॉमन सेंस है यार। आपने एक डाइपोल ये रखा हुआ है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। अब यहां पर प्लस का Q चार्ज था, तो माइनस वाली प्लेट ने अपनी तरफ खींच लिया और ये प्लस वाली ने इस माइनस को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये रही फोर्स। क्लियर है। और साहब कितनी होगी, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। चार्ज अपना कितना है, Q है, तो फोर्स की वैल्यू हो गई चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। एक बच्चा बोला माइनस का साइन नहीं लगाओगे, दूसरा जो बगल में चुपचाप बैठा था, कंट्रोल कर, साइन कंसीडर नहीं होता साहब, साइन का काम है डायरेक्शन दिखाना, वो दिखा दे। अब तू जानता है कि क्या इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर दो एंटी पैरेलल फोर्स आ गई, हाँ। क्या इक्वल मैग्नीट्यूड की है, हाँ साहब। क्या ये कपल जनरेट हो गया, हाँ साहब। और जहां कपल जनरेट होता है वहां टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क का मतलब ये रोटेट करेगा। टॉर्क लिखने का तरीका मैं तुझे बता चुका, ये बेस था। बच्चा बोलता नहीं मैं तो सर सरकारी फॉर्मूले से लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो पेपर में लिख के आना है, 2 नंबर मिलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड उठा, कितना है साहब, क्यू ई है, क्यू इंटू ई, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी फोर्स को एक्स्ट्राप्लॉट कर ले, किसी को भी जो मन करता हो, इसको करो चाहे उसे करो, मैं इसी को कर देता हूं साहब। इसको तब तक एक्स्ट्राप्लॉट करता है जब फोर्स को, तब तक जब तक दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना देखने को मिल जाए। ये आ गया साहब, ये परपेंडिकुलर आ गया। अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इस पॉइंट का नाम N रख देता हूं, ये आ गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल कितना हो गया, ये हो गया B इंटू N, तो दैट इज Q इंटू E। बी एन की वैल्यू देखियो यहां से, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन लगा देता हूं, ठीक है बेटे। तो जब मैं यहां से साइन की वैल्यू लिखूंगा, साइन ऑफ थीटा, तो वैल्यू बी एन अपॉन में ए बी, बी एन अपॉन में ए बी, तो दिस इंप्लाइज बी एन की वैल्यू हो गई ए बी। ए बी आप लोग जानते हो ये डाइपोल है, इसको 2a डिस्टेंस लेके चलते हम, तो बी एन हो गया ए बी साइन थीटा, दैट इज 2a साइन थीटा। उठा के वैल्यू डाल दे, तो ये हो गया 2a साइन थीटा। बड़े बच्चों डाइपोल का खेल खेलते हैं, क्यू की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, पी की टर्म्स में छोड़ा जाएगा। तो ये क्यू और ये 2a, पी बन गया साहब, तो ये इक्वल टू हो गया पी ई साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया साहब, और ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है। क्लियर समझ लो बेटे, ये अगर जन्नत से भी कोई ऊपर चीज है तो ये है, जन्नत है। अगर तू इसको वेक्टर फॉर्म में देगा तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो गया P क्रॉस E, P क्रॉस E। एक बच्चा फिर मन में लेके आए कि आपको कैसे पता ये P क्रॉस E ही होगा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। ये P क्रॉस E होगा, ये इसके रोटेशन से पता चलता है। किसे, रोटेशन से। जब आप इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगाते हो, एक लगाओगे, कॉमन सेंस है ये इस हिसाब से रोटेट करेगा ऐसे, तो यहां से कंफर्म हो जाता है टॉर्क इनवर्ड होना चाहिए। टॉर्क इनवर्ड तब आएगा जब P
का ई के साथ क्रॉस किया जाएगा, जब P का E के साथ क्रॉस किया जाएगा, तो दैट्स वाई ये कंपल्सरी है, P क्रॉस E लिखा जाएगा। आप इसको E क्रॉस P मत लिख देना बेटे, सारे कंसेप्ट गलत हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है, फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, ये है सरकारी। एक बच्चा बोला सर आपने ये गीत गाया था, इससे नहीं लिख के दिखाया आपने, इससे लिख के नहीं दिखाया। देखो इस पॉइंट को बेस मान के टॉक लिखा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉट करके गया, ये लिख लिया। बी को बेस मान ले, बी को बेस मानूंगा, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिया, आ गया ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। एक बच्चा बोला मैं तो कहीं और बीच में पॉइंट लूंगा, आप बड़े बच्चे हो देखना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखियो। एक बच्चा बोला सर मैं तो बीचों बीच पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट के अलोंग लिखूंगा टॉर्क, बड़ा बच्चा है, कोई बात नहीं, बेस मान लिया साहब, ठीक है। फोर्स को तब तक एक्स्ट्रा प्लॉट करके ला जब तक यहां से परपेंडिकुलर ना आ जाए, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ये, और इस फोर्स को तब तक एक्स्ट्रा प्लॉट करके ला जब तक ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब बड़े बच्चों मैथमेटिक्स से देखना, ये a sin थीटा आएगा डिस्टेंस, ये भी a sin थीटा आएगा, और इन दोनों की वजह से जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ड एक ही तरफ आएगा। फोर्स इनटू में दिस डिस्टेंस, फोर्स इनटू में दिस डिस्टेंस, जोड़ के देख, यही आंसर आ रहा है, फोर्स इनटू 2a sin थीटा, फोर्स इनटू 2a sin थीटा। एक बच्चा बोला मिड पॉइंट ना लेके कहीं यहां लूंगा, कहीं भी ले लो, वो जनरलाइज हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में एक्स लेके चलना पड़ेगा। बोल बात समझ में आती है? तो टॉर्क किसी भी पॉइंट को बेस मान के टॉर्क लिख दो, रिजल्ट सेम दे करके जाता है सब, ये कंसेप्ट है। अब ये जो बॉडी है, ये जो डायपोल है, ये फ्री टू रोटेट है, ये अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करेगा, ये कंपलसरी है। आपके मन में ऐसा ख्याल ना आ जाए कि सर ये डायपोल जो था, जैसे ये डायपोल है, मैं इसको कहीं आप इसको फिक्स कर लो और आप ये कहो कि ये ऐसे क्यों नहीं घूमा, नहीं साहब, ये जो डायपोल है ये अपनी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इसके अलोंग घूमेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा, इस हिसाब से ये ऐसे सीधा हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा मत सोच लेना अपने मन में हाँ कि सर ये डायपोल था जैसे, तो ये ऐसे क्यों नहीं घूमा, ऐसे घूमने का मतलब ये पूरा गोल क्यों नहीं घूम गया, ऐसे राउंड क्यों नहीं देगा, नहीं ये ऐसे गोल घूमेगा, नहीं साहब, तू डायपोल को इसमें छोड़ेगा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल है, मैंने ये मेरा मॉलिक्यूल था, ये डायपोल का मॉलिक्यूल था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, मैंने ये रख दिया इसके अंदर, आज ये फोर्स लगी है, यही तो फोर्स है। फोर्स की डायरेक्शन ध्यान से देख, चेंज नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं है, और जब डायरेक्शन फोर्स की चेंज नहीं होगी तो बॉडी को गोल कौन घुमाएगा, बस कहानी क्या बनेगी, आज डायपोल ये था, कुछ समय के बाद डायपोल ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन फोर्स यही रहेगी इस हिसाब से, और कुछ समय के बाद डायपोल बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फोर्स ये हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगी। अब इसके आगे गोल घूमना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फोर्स हो गई सीधी। तो ये मत सोच लेना कि जैसे आप डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो गोल चक्री काटने लग जाता है, गोल नहीं घूमता, वो पूरा नहीं घूमेगा, वो जहां पर भी रखा हुआ है ना बस वहां से सीधा हो जाता है ऐसे, बस। तो जैसे हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट में भी डालते हैं ना, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कोई भी मटेरियल डालते हैं, उसके जो डायपोल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले टेढ़े मेढ़े मस्त पड़े रहते हैं, लेकिन साहब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डलते हैं बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे फौजी लाइन से लग जाते हैं, बिल्कुल सीधे एकदम। वो जहां पर भी होते हैं ना वहीं पे घूम करके सीधे हो जाते हैं, ठीक है ना, जहां पर भी होंगे वहीं पे ऐसे अपनी एक सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमेंगे और सीधे हो जाएंगे ऐसे, बस खत्म कहानी। ये मत सोच लेना कि वो इस हिसाब से सर टॉक लगाया तो ऐसे गोल घूम जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिक्स है, तो दैट्स वाई फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो दैट्स वाई मॉलिक्यूल पूरा गोल नहीं घूमेगा, सीधा हो जाएगा बस। बात समझ में आती है? ठीक है बेटे, तो ये जो है ये वाला हिस्सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कंपल्सरी नहीं है, कहो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप मत लिखिएगा, हाँ अपना कंसेप्ट समझना है वो अलग बात है, ठीक है, ये अपना आप ट्राई करना चाहो कर लेना, पेपर के अंदर ये फिगर और ये बस।
डेरिवेशन है, 2 लाइन थ्योरी की लिखो पहले। तो हेडिंग बना दोगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो उसके अंदर कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of intensity E, of intensity E. Let a dipole, let an electric dipole, let an electric dipole of dipole moment P, of dipole moment P is placed at angle theta, at angle theta in the uniform field as shown in figure, in the uniform field as shown in figure. Full stop. The force experienced by both charges, the force experienced by both charges are equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in direction. Opposite in direction. Hence the net force on the dipole, hence the net force on the dipole is always zero. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। डाइपोल एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, उस बॉडी पर 2 फोर्स हैं, इधर और इधर बराबर है, ये प्लस एक्स की तरफ है और ये उसके एंटी पैरेलल है, अपोजिट साइड है। क्या दोनों इक्वल है? हाँ साहब। तो नेट फोर्स कितनी है? 0 है। ठीक है बेटे, तो उसके नीचे आपने लिखा, उसके नीचे लिख देना देयरफॉर एफ नेट मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू ई माइनस ऑफ क्यू ई, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये अगली लाइन के अंदर, तो एफ नेट की वैल्यू क्या है? 0 है। ये 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बनता है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर है साहब 0। आंसर क्या है? 0। एफ नेट 0 है तभी तो कपल बनेगा। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट लाइन में लिख, बोथ इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस, both equal and anti-parallel forces form a couple which applied a torque on the dipole, the magnitude of torque is given by और बेटे ये वाली फिगर बनानी है, ये वाली, और ये नीचे का लिखना है। ये आप अगर इसमें मत लिख देना, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आप लोगों को मैंने बस एक कंसेप्ट समझाया था कि किसी भी एक्सिस के अलोंग लिख देना। आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर आपने यही फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि 11th में तो आपने टॉर्क लिखने के 2 मेथड बता रखे थे, एक एक्स्ट्रा प्लॉट करने वाला, एक रिजोल्यूशन। तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने वाला किसी भी पॉइंट के अलोंग टॉर्क लिखो, सेम आंसर लेके जाएगा। ठीक है, ये लिखना है फिलहाल। तो स्क्रीन को रोक और यहां तक नोट कर। तो टाउ इक्वल्स टू हो गया बेटे P क्रॉस E। ठीक है, अब उसके नीचे लिख स्पेशल केसेस। इसके जो स्पेशल केस है ना बेटे, स्पेशल केस साहब वो केस नहीं है, वो जन्नत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो स्पेशल केस है। देख स्पेशल केस, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड, आप लोग भी ना ऐसे लिख लेना, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। केस क्या है ध्यान से देखो, उसी फिगर को मैं वापस ले रहा हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है साहब, और ये डाइपोल है, ठीक है बेटे। तो डाइपोल को चलो ये ऐसे दिखा देता हूं, ये डाइपोल हो गया।
इधर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है? तो डायपोल मोमेंट किधर हो गया? सब डायपोल मोमेंट ये हो गया P। अब आप ना एक बार देख के बताओ बेटे, P में और E के बीच में कितने का एंगल है? 0 का है। तो स्पेशल केस नंबर फर्स्ट कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, एक तो ये है। दूसरा नंबर सेकंड है बेटे कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 का मतलब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपको डायपोल रखना है, लेकिन वो डायपोल कुछ ऐसे होना चाहिए अपोजिट, मतलब इधर प्लस का क्यू और इधर माइनस क्यू। तो माइनस क्यू होने से जो डायपोल मोमेंट है वो तो इस साइड आ गया, ये हो गया P और ये E की डायरेक्शन है। क्लियर? ये तो जनरल हो गया, किसी एंगल पे रखा है। अब दो स्पेशल केस हैं, जब थीटा 0 हो जाए 180 हो जाए। कंसेप्ट को पकड़ना। जब बेटे डायपोल को आप इस सिचुएशन में रखोगे, इस सिचुएशन में, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी इसके ऊपर, वो फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी QE, और यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी Q इंटू में E। बोल सही है? पहले इसी को कवर करते थे इधर। इस सिचुएशन को आप बारीकी से समझना। यहां पर P और E के अंदर एंगल 0 है। ठीक है साहब, एंगल कितना है? 0। आपको याद है मैंने कभी आपको इक्विलिब्रियम लिखाए थे 3 प्रकार के, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था? ये फिगर सबसे बेस्ट एग्जांपल थी इक्विलिब्रियम समझाने के लिए। स्टेबल क्या होता था? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती थी बॉल की। अगर कोई बच्चा बॉल को मीन पोजीशन से किसी डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर दे और छोड़ दे, बॉल घूम घाम के उल्टी अपने आप आ जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर कोई बॉडी आज तो रेस्ट पर है, लेकिन बच्चे ने धकेल दी एक किसी भी साइड में और वो भाग जाए, अपने आप उल्टी ना आए कभी भी अपने आप, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in stable equilibrium when it is displaced from its mean position in either direction and regain its original position on its own. And regain its original position on its own. Then body is said to be in stable equilibrium. बात को समझना, अगर पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा। ये कोई लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, क्योंकि एक बॉडी है, एक मॉलिक्यूल है, तो मैंने इसको एक लकड़ी मान लेता हूँ, बॉडी है, ठीक है साहब। मैंने उसके दोनों किनारे रस्सी से बांध दिए और इधर एक बच्चे से कहा तेरे को इधर फोर्स लगानी है, दूसरे बच्चे से कहा इधर लगानी है। एक से कहा इधर, एक से इधर, दोनों बच्चे इधर फोर्स लगा कर खड़े थे, लकड़ी थी, दोनों ऐसे फोर्स लगा के खड़े थे। दोनों बच्चों को इंस्ट्रक्शन थी कुछ भी हो जाए तुमको फोर्स इसी डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है साहब। तो वो आज इस लकड़ी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा करके खड़े थे। मैं आया, मैंने क्या काम किया, इस लकड़ी को बीच में से पकड़ा और थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया इस हिसाब से और छोड़ दिया। When body is displaced from its mean position in either direction, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। अब बड़े बच्चे सोच के बताओ, क्या ये दो जो बच्चे इधर और इधर फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो इस क्या नाम है इस लकड़ी को, इस बॉडी को वापस सीधा कर देंगे? हाँ सर, ये कॉमन सेंस है। वो दोनों ऐसे खींच रहे थे, तू आया, तूने लकड़ी को हिला दिया, लकड़ी को मूव कर दिया और छोड़ दिया, वो बच्चे फिर सीधा कर देंगे उसे। कहने का मतलब कि when the body is displaced from its mean position and it regain its original position on its own, then the body is said to be in stable equilibrium. इसका मतलब ये था साहब कि ये जो डायपोल की पोजीशन है, जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ये पोजीशन होती है बेटे स्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी पोजीशन होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये साहब जो कंसेप्ट है ना, ये जन्नत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Write the condition for stable equilibrium of dipole in uniform electric field. Answer: when theta equals to 0 डिग्री। जब P और E के बीच का एंगल 0 होता है, डायपोल मस्त इक्विलिब्रियम में होता है, सब स्टेबल में होता है, बिल्कुल सीधा। कोई बच्चा डिस्प्लेस करने भी चला जाएगा तो घूम के वहीं आ जाएगा, सीधा हो जाएगा अपने आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और इस सिचुएशन को आजमाना, इसको आपने डायपोल ऐसे रख दिया, जो लाया इसमें लाके ऐसे टेका, देखियो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो इस साइड आएगी Q इंटू ई, इस पर जो फोर्स आएगी वो इस साइड आएगी Q इंटू ई।
वो सही बात है। अब एक ये लकड़ी है, वही ये पेन है, एक बच्चा इधर फोर्स लगाता है, एक इस साइड, मतलब मैं अंदर की तरफ धकेलता हूं ऐसे, आप भी दबाना इस हिसाब से अपने पेन को, और अपने भाई बहन से कहना कि तू इस पेन को आके ना डिस्प्लेस कर दे एक बार। बड़े बच्चे को सोच के बताना, तेरी फोर्स इधर लग रही थी, इससे इधर लग रही थी, वो डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ के चला गया। अब क्या कहानी बनेगी? तेरी फोर्स इधर है, उसकी फोर्स इस साइड है, क्या ये घूम करके ऐसे हो जाएगा साहब? हाँ, आज इक्विलिब्रियम में था, ऐसे था, रेस्ट पे था, किसी ने आकर डिस्प्लेस कर दिया साहब, डिस्प्लेस करते ऐसे हो गया। ये क्लियर है? तो व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन in either direction and never regain its original position on its own, then the body is said to be in unstable equilibrium. वो किसमें कहलाती है? अनस्टेबल में। तो इसका मतलब है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज द एग्जांपल फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम साहब। ये किसका एग्जांपल है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीटा इक्वल्स टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जनरल तो ये हो ही गया। हाँ, एक और पूछ लेता है बेटे, केस 3 भी बना देते हैं क्या, कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 जो होता है ना बेटे, वो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, वो टाउ मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा? PE sin 90 हो जाएगा, sin 91, तो दिस इज P इंटू ई। मतलब इस डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको चाहिए तो ऐसे रखिए बिल्कुल, ये दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई और P ऊपर की तरफ हो गया, P और E में 180 को 90 का एंगल हो गया, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तीनों जो कंसेप्ट है ना बेटे, कंसेप्ट नहीं है, जन्नत है। अब विश्वास नहीं करोगे, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस। राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क। अच्छा, मिनिमम तो 0, ठीक है बेटे, मिनिमम तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? ये मिनिमम ही हो गया ना, थीटा इक्वल्स टू 0, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले तो टाउ मिनिमम 0, टॉर्क थोड़ी लगेगा, सीधा हो गया वो तो, PE sin 0। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम, और राइट द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक बात मुझे समझ में आ जाती है कि साहब जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडेंसर की प्लेट्स के बीच में डाला जाता है, सभी मॉलिक्यूल्स पे टॉर्क अप्लाई होता है और सभी मॉलिक्यूल घूम करके सीधे हो जाते हैं एकदम, क्योंकि सबको स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना होता है। टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं, सही है, और जैसे फील्ड लाइट टॉर्क अप्लाई हुआ, सारे सीधे हो गए। ठीक है बेटे, तो स्पेशल केस डाल, स्क्रीन को रोक और ये नोट कर दे, तीनों लिख लिया बेटे। तो थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, और टॉर्क दोनों सिचुएशन में क्या होगा? 0, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE sin 0, तो 0, और यहाँ पे भी टाउ कितना हो जाएगा? PE sin ऑफ 180, 0 होता है, 0। दोनों में टाउ 0, लेकिन एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, वो मैक्सिमम की और जनरल आएगी तो वो सिचुएशन है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE sin थीटा। अच्छा, इसी को ना आप लोग चाहो तो टॉर्क को रिजोल्यूशन से लिख सकते हो, रिजोल्यूशन से, तो आप चाहो तो मेथड 2 लिख लो, मेथड 2। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व कर देता हूं रिजोल्यूशन से। याद है टॉर्क रिजोल्यूशन से कैसे लिखते हैं? जो अप्लाइड फोर्स है साहब उसको रिजोल्व करो। ठीक है, एक रेडियल और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, यहीं पे खत्म कर देते हैं दर्दे। ये फोर्स अप्लाइड है, ठीक है साहब, इसको मैंने 2 में रिजोल्व किया, एक तो अलोंग द P और एक उस पे नॉर्मल 90। ये एंगल थीटा है तो साहब ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा आपके पास QE cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos थीटा। तो दूसरा हो गया बेटे QE sin थीटा। QE को मैंने रिजोल्व किया 2 कंपोनेंट के अंदर, एक रेडियल और एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होता है जो 90 होता है, और जो R के अलोंग हो गया वो रेडियल। इस QE को रिजोल्व कर
दो कंपोनेंट में, एक ये हो गया साहब, एक इस पे नॉर्मल हो गया, तो वो नॉर्मल ये हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो थीटा के साथ वाला कॉस, तो क्यू ई कॉस थीटा, दूसरा बचा क्यू ई साइन थीटा। क्लियर है? ध्यान से देख, क्यू ई कॉस थीटा और क्यू ई कॉस थीटा ये तो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, ये तो कैंसिल आउट हो गई, रेडियल कंपोनेंट घट गए। आपके पास बचे साहब दो नॉर्मल कंपोनेंट, ध्यान से देख, ट्रांसवर्स, कौन कौन से, क्यू ई साइन और क्यू ई साइन। और टॉक लिखना तू जानता है बेटे, टाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ठीक है ना, तो क्यू ई साइन थीटा आइदर फोर्स, और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देख, जो डाइपोल की लेंथ है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a, और ध्यान ये याद करिए वही आ गया, सही है ना, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, तो q इंटू 2a p हो गया, ये हो गया p e साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू आ गया आपके पास p क्रॉस e, ये वही डेरिवेशन वापस हो गया साहब, अंदाज अलग हो गया। पिछले के अंदर हम लोगों ने फोर्स को क्या नाम एक्स्ट्रा प्लॉट किया था, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था, अब एक बार फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। जो मेथड आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो लिख करके आइएगा, ठीक है। अगर इसके स्पेशल केस लिखोगे तो यही स्पेशल केस है, ठीक है। तो आप मेथड 2 बाय रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है, और ये फिगर और ये रिजल्ट, ठीक है, इसके इनको रोक नोट कर ले। इसके अंदर ना बेटे सॉरी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज नहीं चाहिए इसके अंदर, इसको मिटा लेना, ठीक है, ये तो पिछली फिगर के अंदर थी। तो ये हो गया कंसेप्ट। तो अब इसके नीचे इतना कुछ कंसेप्ट डाल के लिख दे बेटे, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, लिख दो, क्वेश्चन लिख। नंबर फर्स्ट, राइट द कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो नंबर फर्स्ट, स्टेबल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अनस्टेबल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एग्जाम में ना कई बार फिगर के साथ भी आया 2 मार्क्स में, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, टाउ मैक्स, तो आंसर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स, तो एफ नेट आपने देख लिया था, एक इस साइड क्यू है, एक उस साइड क्यू है, क्यू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, एफ नेट इक्वल्स टू 0। अब ना इसको पूछने का अंदाज अलग है बोर्ड का बेटे, इसी क्वेश्चन को तो कैसे पूछता है, क्वेश्चन डाल के लिख, शो दैट नो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट, शो दैट नो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शो करिए कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। ट्रांसलेटरी होता है कि फोर्स अप्लाई हो और बॉडी आगे की तरफ भाग जाए, 1D में भाग जाए, और मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि इस सिचुएशन के अंदर ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन होने का मतलब क्या है कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो therefore ma must be equals to 0, तो दिस implies a equals to 0, मतलब बॉडी आगे नहीं भाग सकती, वहीं पे गोल घूमती है, वहीं पे रोटेशन में आ जाती है, ठीक है, ये पूरा लिखना है। शो दैट नो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट, इसका मतलब कि आप ये शो करिए कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना, तो बॉडी पे एफ नेट नहीं है तो सब लीनियर कहां से आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन कौन देता है, टॉर्क की। अब ये जैसे यही है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर है साहब, फोर्स ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे घूमेगा, इनवर्ड है, इस फिगर के अंदर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इनवर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है, इस हिसाब से बॉडी रोटेट करेगा, इनवर्ड टॉर्क है, ठीक है। और ये आप लोग पहले लिख के वो कहां पर अप्लाई होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर, इसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है बेटे। तो ये कंसेप्ट है, जो भी अगर बोर्ड पर लिखना चाहते हो एक बार लिख लो। एक कंसेप्ट ना बेटे हम लोग 11th में बहुत बारीकी से पढ़ करके आए हैं, और मैंने शायद आपको हिंदी में भी लिखवाया था कि इस नेचर में जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना बेटे, जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है
वहां पर SHM का क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर कोई बच्चा इस जैसे आप ये डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे सीधा है और तू जाकर के इसको डिस्प्लेस कर दे बाय स्मॉल एंगल, मैंने फिगर में थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं, वैसे स्मॉल एंगल है और छोड़ दे, तो बेटे ये SHM में आ जाता है मॉलिक्यूल ऐसे। बात समझ आइए? तो जहां फिजिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखिएगा वहां पर जो मोशन होता है अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है, तो वो होता है SHM। और जहां SHM है वहां आपसे टाइम पीरियड लिखवाया जाता है। क्या लिखाया जाता है? टाइम पीरियड। एक बच्चा बोला कि सर ये मीन पोजीशन को क्रॉस क्यों करेगा, SHM में क्यों आएगा? ड्यू टू इनर्शिया आ जाता है। जैसे आपका पेंडुलम मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाता है, आप पेंडुलम मीन पे था, साइड में लेकर छोड़ दो उसे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चली गई, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक फिर पोटेंशियल में, बॉडी SHM में आ जाती है। सेम वही है यहाँ। तो जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम बने फिजिक्स में, वहां बिना कहे मोशन SHM होता है, और जहां मोशन का कंसेप्ट होगा वहां आपसे टाइम पीरियड लिखवाएगा। तो एक क्वेश्चन लिख दे बेटे, क्वेश्चन लिख, शो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल execute SHM when displaced from its stable equilibrium position by small angle. Also calculate the time period of the pendulum. Also calculate the time period of the dipole. So time period of dipole in uniform electric field. ये बात ना बेटे मैं आप लोगों को वैसे 11th में बहुत बारीकी से समझा करके चला था जब मैंने आपको SHM पढ़ाया था, और SHM मैंने आपको पढ़ा भी इस हिसाब से रखा है कि जिंदगी में कभी आपसे कहे ना कि शो दैट इट एग्जीक्यूट SHM, कुछ नहीं करना साहब। ये एंगुलर SHM है, तो तरह का था लीनियर और एंगुलर, तो 11th का रजिस्टर उठा के देखना, लीनियर और एंगुलर 2 SHM पढ़े आपने, कुछ नहीं करना होता। वो आपसे कहेगा शो दैट इट एग्जीक्यूट SHM, बॉडी के ऊपर जो टॉर्क अप्लाइड है वो देख लो, और जो टॉर्क आपका कैलकुलेट हो गया है उसको I अल्फा के बराबर रख दो, इसके I अल्फा के, और वहां से अल्फा को थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन छोड़ दो, हेंस एग्जीक्यूट SHM। याद है ना SHM की कंडीशन क्या होती थी कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये एंगुलर है तो टॉर्क ले लेते हैं। इधर देख, बॉडी पर टाउ अप्लाइड क्या है? टाउ अप्लाइड है सर PE sin थीटा। ठीक है साहब, अगर ये टाउ अप्लाइड है तो टाउ रिस्टोरिंग कितना हो गया जिसकी वजह से वापस आएगा? टाउ रिस्टोरिंग माइनस लगाते हैं तो वो हो गया -PE sin थीटा। उसने बोला है स्मॉल एंगल, तो आप सब बड़े बच्चे हो कि जब स्मॉल एंगल की बात आती है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, ये सभी जानते हैं। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। याद है ना, साइन थीटा थीटा हो जाता है, टेन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है स्मॉल एंगल के लिए। बाकी 12th में भी ऑप्टिक्स में बताऊंगा ये। टाउ रिस्टोरिंग ये हो गया साहब। टाउ रिस्टोरिंग को कुछ नहीं कहना, I अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क, I इंटू अल्फा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा की वैल्यू हो गई -PE थीटा बाय I। यहां से कंफर्म हो गया कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। याद कर, व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कभी आपसे कहे कि ये मोशन SHM है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये एंगुलर था। अगर मैं लीनियर याद करूं, लीनियर भी ऐसे कराया था। फोर्स अप्लाइड लिखी तो फोर्स रिस्टोरिंग लिखी, फोर्स रिस्टोरिंग को MA के बराबर रखा और A को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X निकाल दिया। तो दिस इज द मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है क्या शो करने के लिए कि जो क्या नाम मोशन है वो SHM है। बच्चा बोला अगर टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड का भी तरीका बता रखा है आपको, कुछ नहीं करना। जो टाउ रिस्टोरिंग आपका आया है, टाउ रिस्टोरिंग कितना आया है? -PE sin थीटा के बराबर होगा।
जितना टॉर्क अप्लाइड होता है बेटे उतना ही रिस्टोरिंग होता है ना, अभी तो बॉडी बैक आई है। माइनस हम लोग रिस्टोरिंग के लिए लगाते हैं तो यहां भी लगा दिया, ठीक है, माइनस रिस्टोरिंग का है इस पे भी लगा दिया, ठीक है। अगला स्टेप, जब ये हमको करना था ना कि टाउ इक्वल्स टू ये शो करना था कि SHM है तो आई अल्फा रखना है, ठीक है। और जब आपसे कहे ना कि टाइम पीरियड निकालो तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला टाउ, तो दैट इज के थीटा, के थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, और सिंस एंगल इज स्मॉल तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा। क्या साहब थीटा से थीटा उड़ गया? हाँ साहब। और के अंदर क्या छिपा होता है? आई ओमेगा स्क्वायर, तो दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू पी इंटू ई, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई पी ई अपॉन में आई, तो ओमेगा यहां से हो गया अंडर रूट ऑफ पी ई अपॉन में आई, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी ई अपॉन में आई, और फ्रॉम हियर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में पी ई। साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है। किसकी जन्नत है? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यही टॉर्क था हमारा, ये डायपोल था, ये मान लो इसका मास m है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, चार्ज q है साहब, तो मोमेंट इस एक्सिस के अलग घूमता है, जब से बता रहा हूं मैं आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये a हो गया, ये a हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलियो कितना हो गया? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सीधा लिख देता हूं 2ma स्क्वायर बाई पी, ये आंसर आया। क्लियर है? तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड लिखने का और इसका ना बेटे प्रोसेस है, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, 11th में बहुत बारीकी से पढ़ करके आए हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कवर हो गया। कल की क्लास में इसको नॉन यूनिफॉर्म और इसके कुछ कंसेप्ट जो बचे हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।